हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं यूनुस आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने रैंकर्स मंत्रा चैनल पे। तो देखो, जो भी नीट या जेई एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए अपन एक फॉर्मूला सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं मैं, जहां पर अपन चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। और उसके जो भी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को हम कवर कर रहे हैं। तो इसी फॉर्मूला सीरीज के अंदर बच्चों आज जो अपन चैप्टर अपन डिस्कस करेंगे 11th क्लास का फ्लूइड मैकेनिक्स को हम कवर करेंगे। देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स को अपन टू पार्ट्स में कवर करेंगे, जहां पर फर्स्ट पार्ट जो है जिसके अंदर अपन फ्लूइड स्टैटिक्स को कवर करेंगे, यानी कि जो भी रेस्ट फ्लूइड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे। और जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं उन सभी केसेस को हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और जो इसका जो सेकंड पार्ट है जहाँ पर फ्लूइड डायनेमिक्स की जब हम बात करेंगे, इस फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर जो भी रिमेनिंग पोर्शन है उस रिमेनिंग पोर्शन को हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वीडियो के एंड तक बच्चों बने रहना। यकीनन आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे फर्स्ट टॉपिक के साथ, जहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं डेंसिटी। तो देखो, डेंसिटी की जब बात की जाती है तो डेंसिटी जिसको अपन रो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपल सा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसकी जो यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट की बात करें किलोग्राम मीटर पर क्यूब। वहीं अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस आप यूज़ कर सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को आप क्या कह सकते हो, ग्राम सीसी भी कह सकते हो। याद रखिएगा जो यहाँ पर सीसी लिखा हुआ है, सीसी से मीनिंग है यहाँ पर जो सीसी लिखा हुआ है सीसी से मीनिंग है सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तो मतलब जब वॉल्यूम की बात की जाती है तो वॉल्यूम के हम और भी यूनिट यूज करते हैं, जैसे कि लीटर, वो लीटर भी हम यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो 1 लीटर होता है वो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो 10⁻³ मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा, कभी कहीं कहीं लीटर को हमको मीटर या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, जिसे आप 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। ओके, 4 डिग्री से टेम्परेचर बिलो होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, 4 डिग्री से सेल्सियस से आप और मतलब टेम्परेचर और इंक्रीज करोगे तो ऐसे में भी डेंसिटी डिक्रीज होगी। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस होती है। और इसी तरीके से जो मर्क्यूरी की डेंसिटी की बात करें बच्चों, तो ये याद रखेगा, ये 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर बात करते हैं मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। तो टू डिफरेंट डेंसिटी का अगर अपन फ्लूइड को अपन यहाँ पे मिक्स करते हैं तो देखो जो मतलब कि जो नेट जो भी आएगा उसका अपना उस मिक्सर का जो हम कैसी डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, सपोज कीजिए कि हमारे पास में कोई वॉल्यूम मतलब कोई एक मतलब m1 मास की मतलब ρ1 डेंसिटी का m1 मास का एक कोई लिक्विड है। वहीं सेकेंड एंड पर मतलब दूसरी तरफ एक ρ2 डेंसिटी का m2 मास है। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद में जो हमारे पास में मिक्सर बनेगा, इसकी डेंसिटी क्या होगी। तो देखो, डेंसिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला हम जो यूज करते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर टोटल मास कैसे निकाला जाएगा, दोनों के मास को ऐड कर दो m1 प्लस m2। और अपॉन में हम बात करते हैं बच्चों वॉल्यूम की, टोटल वॉल्यूम। तो देखो, वॉल्यूम हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वॉल्यूम हमारे लिए अननोन है। बट हम क्या कर सकते हैं, इस फर्स्ट जो लिक्विड है यहाँ से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितनी है, m1 है, डेंसिटी कितनी ρ1 है, तो आप क्या कर सकते हो, v1 फाइंड कर सकते हो। और इसी v1 को देखो हमने यहाँ पर पुट किया, ये m1 अपॉन ρ1 में यहाँ पर पुट किया। और v2 पुट करना है तो हम m2 अपॉन ρ2 पुट करेंगे, तो इससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डेंसिटी मिक्सर मतलब डेंसिटी ऑफ मिक्सर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास में अगर इस तरीके से दे दें कि मतलब मास गिवन ना हो बल्कि वॉल्यूम गिवन ना हो, ऐसा कहा जाए कि ρ1 डेंसिटी का कोई v1 वॉल्यूम का कोई हमारे पास लिक्विड है, इसको हम मिक्स करते हैं कोई ρ2 डेंसिटी का जो फ्लूइड है जिसका वॉल्यूम v2 है, उसमें अपन इसको मिक्स करते हैं। तो अगर इसको मिक्स करेंगे ना, तो जो हमारे पास में जो फाइनल जो मिक्सर बन के आएगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो डेंसिटी होगी, कैसे निकालनी है, वही टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम। अब देखो दिक्कत क्या हमारे लिए कि भाई यहाँ पर मास गिवन है, तो पर हम मास निकाल सकते हैं कि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो, डेंसिटी अगर ρ1 है, वॉल्यूम v1 है, तो मास क्या हो जाएगा, ρ1 v1। तो इसको मैंने यहाँ पे यही मैंने पुट किया कि ρ1 v1 ये क्या है, मास m1 है, और ρ2 v2 इज दी मास m2। दोनों को ऐड करना तो टोटल मास आ जाएगा। और फिर इसी में अपन टोटल वॉल्यूम का डिवाइड कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम तो हमारे लिए गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मतलब डेंसिटी ऑफ द मिक्सर निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है हमको, वो क्या है कि यहाँ पर अगर अपन ये कहें, अगर यहाँ पे एक स्पेशल केस ले लें,
अगर हमको ये कह दिया जाए कि जो मास है, पहले केस के अंदर अगर ये कह दिया जाए कि जो मास है m1 इक्वल टू m2 कर दिया जाए, जिसको अपन इक्वल टू m कर दे, तो इस केस में हमारे पास में ना जहाँ पे भी m1 m2 लिखा हुआ वहाँ पे m लिखेंगे, तो ऊपर m 2m बनेगा और नीचे इसी तरीके m लेकर कॉमन लोगे, नीचे एलसीएम लोगे, तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगा ना बच्चों फाइनली, तो वो बन के आएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन में रो 1 प्लस रो 2। याद रखिएगा ये फॉर्मूला हमको कब यूज करना है, ये डेंसिटी ऑफ मिक्सर है, ये तब यूज करना है जब दोनों का मास सेम हो जाए। सिमिलरली अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो जाए, तो V1 और V2 अगर इक्वल हो जाए V के, तो उस केस में हम V1 की जगह V1 की जगह V, V2 की जगह V रखेंगे, और ऐसे में हम V को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बन के आएगा वो रो 1 प्लस रो 2 अपॉन में क्या बन के आ जाएगा, 2 बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से मिक्सर ऑफ डेंसिटी निकाल सकते हैं, मतलब डेंसिटी ऑफ मिक्सर निकाल सकते हैं। एक और क्वांटिटी बच्चों हम यहाँ पे यूज करते हैं स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट जिसको अपन W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। अब वेट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि वेट क्या होगा, तो वेट mg होगा, अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम को हम एज इट इज रखेंगे, मास को आप कन्वर्ट कर सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से, और g है ही है, अपॉन में v है, v से भी कैंसिल आउट करोगे, तो हमारे पास बच्चों फॉर्मूला बन के आएगा रो जी। तो ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रो जी, इसकी यूनिट होगी जो कि वेट की यूनिट न्यूटन होती है, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है बच्चों मीटर क्यूब होती है, तो हम न्यूटन पर मीटर क्यूब यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक वैल्यू हमको ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा अगर अपन वाटर की डेंसिटी को जी से मल्टीप्लाई करें तो उसकी स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू फाइंड याद रखनी है बच्चों ना, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट टर्म है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से डायमेंशन से भी क्वेश्चन बनता है। तो रिलेटिव डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों को, इसका जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दोनों का आप सेम ले सकते हो। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस और लिक्विड विद रिलेटिव टू वाटर। तो जब भी अपन वाटर की डेंसिटी के साथ में लिक्विड की डेंसिटी को अपन कंपेयर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की, कोई लिक्विड हो सॉलिड हो, जब उसकी डेंसिटी हम वाटर की डेंसिटी, और याद रखना यहाँ पर जो वाटर है ना, वो वाटर ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर की बात की जा रही है। तो जब कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की डेंसिटी है उसके साथ जब आप किसी भी सब्सटेंस का, लिक्विड का जब आप डेंसिटी की बात करते हो तो उसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। फॉर्मूला रो एल अपॉन रो डब्ल्यू। अब देखो ऊपर भी डेंसिटी है और डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, इस केस में जो यूनिट बन के आएगी वो यूनिट लेस बन के आएगी, और अगर ये यूनिट लेस है तो याद रखना यही क्या होगी, डायमेंशन लेस भी होगी, है ना, क्योंकि हर एक यूनिट लेस क्वांटिटी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इस बात का याद रखने का। नेक्स्ट अब बात करते हैं बच्चों प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर विच इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल पी। याद रखिएगा प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, स्केलर क्वांटिटी। तो देखो और ध्यान रखिएगा प्रेशर, और साथ ही साथ हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। अगर किसी वॉल पर अगर अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो फोर्स एग्जर्ट की बात की जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स कंसीडर करते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हमारे लिए प्रेशर का, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन यूनिट और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट बन के आएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी आप एक और यूनिट यूज कर सकते हो पास्कल, दोनों यहाँ पर ऐसा यूनिट है, याद रखिएगा। तो चाहे आप पास्कल यूज करो चाहे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूज करो, बोथ आर द करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखिएगा अपन कुछ रिलेशंस की बात कर रहे हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, जैसा भी यहाँ पर अपन नोट किया। अब देखो मतलब प्रेशर की और भी यूनिट होती है, जैसे कि स्पेशली बात करें अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। याद रखिएगा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट होती है ना वो बार होती है, और जो 1 बार होता है ना वो इक्वल टू होता है 10⁵ पास्कल। याद रखिएगा बच्चों जो 1 बार होता है वो 10⁵ पास्कल होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है पास्कल की टर्म में वो होती है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अब 10⁵ पास्कल की जगह आप क्या लिख सकते हो, बार लिख सकते हो, तो इस केस में हमारे पास में यूनिट बन जाएगी 1.01325 बार। इसी तरह एक और यूनिट होती है 1 टोर और होती है, जिसको जो कि इक्वल होता है 1 mm ऑफ Hg, या फिर आप ये कह सकते हो 133 पास्कल। ये यूनिट्स है जो हमको याद रखनी है। तो देखो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रेशर की। देखो प्रेशर भी डिफरेंट टाइप का प्रेशर होता है, जिसमें से एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर का जो प्रेशर मतलब सी लेवल पर यूनिट एरिया पर जो एयर का जो प्रेशर लगता है ना उसी को अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वहीं दूसरा प्रेशर आता है बच्चों गैस प्रेशर। ऐसा समझो, देखें अगर मेरे पास में कोई सी लेवल है, मान लिया कि ये कोई सी लेवल है, तो किसी सी लेवल के एक यूनिट एरिया पर जो इसके ऊपर जो एयर कॉलम होगा ना, इसके ऊपर जो एयर कॉलम होगा, इस एयर कॉलम की वजह से लगने वाला जो प्रेशर होता है इसको बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अपन क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और किसी भी पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना ज्यादा प्रेशर होगा वही हमारे लिए यहाँ पर सेकंड प्रेशर का काम करता है,
गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर सिंपली क्या होता है कि जो मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, उसी को अपन गेज प्रेशर कहते हैं। तो देखो इसको अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज ये याद रखिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन बैरोमीटर से फाइंड करते हैं ना, एक डिवाइस होता है, याद रखिएगा, बैरोमीटर। दूसरी तरफ गेज प्रेशर की बात करें तो गेज प्रेशर फाइंड करने के लिए अपन मैनोमीटर यूज करते हैं। तो मैनोमीटर ट्यूब यहाँ पे एक यू टाइप की ट्यूब है। तो जहाँ पर एक तरफ हमारे गैस फिल है यहाँ पर, और एक तरफ यहाँ पे एक रो डेंसिटी का लिक्विड फिल है। तो याद रखिएगा, किसी भी लिक्विड में सेम लेवल पर जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। इट मीन्स जो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, इस ए पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, वही पॉइंट इस एक्स पॉइंट पर प्रेशर होगा, यानी कि पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एक्स कह सकते हैं। तो देखो अब होगा क्या, तो जो ये पी एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, पी एब्सोल्यूट, देखो अगर मैं यहाँ से देखो रिलेशन बनूंगा, देखो जो पी एक्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो एक तो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो मैं लिख देता हूँ पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वहीं अगर अपन दूसरी तरफ बात करें तो एक प्रेशर और लगेगा, ये जो ऊपर लिक्विड है ना, ये जो लिक्विड है, ये ऊपर जो लिक्विड है, इस लिक्विड का भी प्रेशर लगेगा। तो इस लिक्विड का जो प्रेशर है वो प्रेशर अपन मान के चलते हैं रो जी एच। ये रो जी एच कैसा है अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो दो प्रेशर हो गया रो जी एच, और यही प्रेशर जो है, जो इस पी एक्स पे जो प्रेशर है, वो इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर है, जिसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर कह रहे हो, उसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर रिलेशन क्या बना सकते हैं कि जो पी एब्सोल्यूट होगा, यानी कि आप क्या कर सकते हो, ये जो प्रेशर आया ना, ये जो प्रेशर आया पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, इसको आप इक्वल कर सकते हो पी एब्सोल्यूट के। ओके, अब देखो, तो अब अगर अपन बात करें कि यहाँ पर जो प्रेशर है, इस एक्स पॉइंट पे जो प्रेशर है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, रो जी एच ज्यादा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उधर ट्रांसफर कर दो, तो हमारे पास में रिलेशन क्या बन के आएगा कि पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो जी एच। ये हो गया। मतलब देखो सिंपल से ध्यान रखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना एक्सेस में प्रेशर होगा ना, वही हमारे लिए गेज प्रेशर का काम करेगा। या फिर आप ये कह सकते हो कि एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलते हैं। अब गेज प्रेशर का जो फॉर्मूला बन के आएगा, याद रखिएगा, रो जी एच बन के आएगा। वो कैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से एब्सोल्यूट प्रेशर, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर किसको बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर के सम को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो टोटल प्रेशर। किसी भी पॉइंट पर लगने वाला जो टोटल प्रेशर होगा ना, उसी को अपन एब्सोल्यूट प्रेशर कहेंगे, जिसके अंदर मतलब गेज प्रेशर भी आ चुका है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आ चुका है। नेक्स्ट इसके बाद में आता है बच्चों, अच्छा गेज प्रेशर को किससे फाइंड करोगे, मैनोमीटर से फाइंड करोगे, इस बात का याद रखना। अब एक आता है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है, जिसको बोलते हैं पास्कल लॉ। साइंटिस्ट पास्कल ने दिया था, इसलिए पास्कल लॉ कहते हैं। तो देखो पास्कल लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास में कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, क्या है बच्चा, इनकम्प्रेसिबल, मान लिया कि ये कोई हमारे पास में इनकम्प्रेसिबल, मतलब जो कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो ये लॉ ये कहता है कि किसी भी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर अगर आप किसी वन एंड से अगर आप कुछ प्रेशर एक्सर्ट करो, मान लिया कि मैंने, ध्यान रखना एनक्लोज, देखो किसी भी एनक्लोज मतलब कि पैक्ड होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो किसी भी एनक्लोज्ड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड पर अगर आप किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हो ना, तो वो जो प्रेशर होगा, याद रखना, उस फ्लूइड में हर एक पॉइंट पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है, ये पास्कल लॉ है। अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर अगर अपन कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो प्रेशर होगा ना, ये हर एक पार्टिकल पर लगेगा, हर एक पार्टिकल पर। अब दीवार को तो ये क्या कर नहीं सकता, मतलब वॉल को तो ये मतलब मूव नहीं कर, मतलब उसको तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता, लेकिन ये जो पोर्शन है ना, ये मूवेबल होता है, तो इसको ये ऊपर क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो जो ये यहाँ पर जो प्रेशर अपन एक्सर्ट करते हैं ना, वो प्रेशर कहाँ पर सप्लाई हो जाता है, यहाँ पर, मतलब जो कार जहाँ पर है वहां पर मतलब सप्लाई हो जाता है, और इक्वली सप्लाई होता है, यही पास्कल लॉ कहता है। तो यहाँ पर एक रिलेशन बना के लेकर आते हैं बच्चों, वही मतलब दोनों तरफ अपन प्रेशर को इक्वल करते हैं, और इक्वल करके फोर्स अपन एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हैं, और यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है कि F1, देखो F1 क्या है, F1 इस पॉइंट पर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इस फर्स्ट पॉइंट पर अपन क्या कर रहे हैं, F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और F1 फोर्स लगा करके ये जो सेकंड पॉइंट पर जो यहाँ पर लोड रख रखा है F2 लोड, इसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि वन वाला जो फर्स्ट वाला पोर्शन अगर इसका एरिया A1 है, और सेकंड वाला का जो एरिया अगर A2 है ना, तो इसके बीच में एक रिलेशन बन के आता है कि F1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज मल्टीप्लाई बाई F2। मतलब अगर आपको एरिया गिवन है A1 और A2 और F2 आपको गिवन है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, कितना फोर्स लगा करके आप इसको लिफ्ट कर सकते हो, ये हमारे लिए फॉर्मूला बनता है। अब ध्यान रखना कि ये जो F1 की जो वैल्यू है ना, ये F1 की वैल्यू लेस देन F2 आएगी अगर A1 इज लेस देन A2 है। ध्यान रखना, यानी अगर पहले का अगर एरिया कम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कम फोर्स लगा करके ये जो सेकंड जो मतलब कि ग्रेटर फोर्स है, जो वेट है कार का, उसको हम लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब पास्कल का यही मतलब इसका पर्पज है कि आप क्या करो, किसी हैवी लोड को आप कम एफर्ट लगा करके,
कम फोर्स लगा के उसको क्या कर दो, लिफ्ट कर दो। तो यही पास्कल लॉ है। इसके एप्लीकेशन याद रखना, पास्कल लॉ को अपन यूज करते हैं हाइड्रोलिक प्रेस में यूज करते हैं, चाहे हाइड्रोलिक प्रेस हो, चाहे हाइड्रोलिक ब्रेक हो, चाहे फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, यहाँ पर हम इसको यूज करते हैं पास्कल लॉ को। नेक्स्ट देखो बॉयंट फोर्स। देखो बॉयंट फोर्स कब अप्लाई होता है, जब भी कोई फ्लूइड में अगर अपन कोई सब्सटेंस को रखते हैं तो इस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट अप्लाई होता है, उसी को बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो ये जो बॉयंट फोर्स होता है ना, ये बॉयंट फोर्स किसके इक्वल होता है, तो याद रखिएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल होता है। यानी कि जब भी अपन कोई सब्सटेंस, जैसे मैंने कोई सब्सटेंस अंदर रखा, लिक्विड के अंदर रखा, तो ये ऑब्वियसली कुछ ये जो कुछ लिक्विड को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो कितना डिस्प्लेस करेगा, इसका वॉल्यूम जितना होगा उतना डिस्प्लेस करेगा। तो जितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है ना, उस वॉल्यूम का जो वेट होगा ना, वही क्या होगा, बॉयंट फोर्स होगा। समझ में आया क्या? अगर आप किसी भी सब्सटेंस को फ्लूइड के अंदर रखते हो, वो फ्लूइड कुछ वाटर को, लिक्विड को डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होगा ना, वो वेट ही हमारे लिए बॉयंट फोर्स का काम करेगा। इस बॉयंट फोर्स को देखो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। एक मेथड तो ये है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो कि वी रो जी। देखो यहाँ पे वी क्या है, वी है वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इन लिक्विड। मतलब कि कोई जो बॉडी है ना, वो लिक्विड में कितनी है उसके वॉल्यूम की हम बात करेंगे। मतलब मैं कहता हूं कि जैसे कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि ये जैसे कि अंदर कोई स्फेरिकल बॉल रख रखी है, अब ये तो पूरी पूरी लिक्विड के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है, तो इस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा ना, वो वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे क्योंकि ये लिक्विड के अंदर है। लेकिन अगर आप इस दूसरी तरफ इसको देखोगे ना, इस बॉडी को, तो यहाँ पर देखो एक पोर्शन, कुछ पोर्शन ही लिक्विड के अंदर है। तो ये जो इनसाइड जो लिक्विड है ना, मतलब लिक्विड के अंदर ये जो सब्सटेंस है, जो बॉडी है ना, इसका जो वॉल्यूम होगा ना, हम सिर्फ उसी वॉल्यूम को यहाँ पर कंसिडर करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे V इन वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इन द लिक्विड, और रो एल क्या होगा, रो एल बच्चों यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, और जी यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। ये तो फर्स्ट मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, V रो जी। V यहाँ पर कौन सा है, वो इनसाइड वाला V है। अब बॉयंट फोर्स को एक और निकालने का मेथड है कि आप क्या करो, किसी सब्सटेंस का आप एयर में वेट मेजर करो, उसी का आप क्या करो, किसी लिक्विड में वेट मेजर करो। तो लिक्विड में जैसे आप उसको रखते हैं तो ऐसा क्या करता है, अपवर्ड फोर्स लगता है, जिसकी वजह से उसका वेट कम होता है। तो कितना वेट कम हुआ, वही हमारे लिए इसका बॉयंट फोर्स का काम करता है। यानी कि एयर में उसका वेट मेजर करो और वाटर में उसका वेट मेजर करो, तो वाटर में जो वेट आया उसका एयर में वेट को उसको माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उससे हमारा बॉयंट फोर्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी। देखो रिलेटिव डेंसिटी अपन, मतलब रिलेटिव डेंसिटी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं लिखा, वो उसका स्टेटमेंट था। तो स्टेटमेंट बस उसका ये याद रखेगा कि मतलब किसी भी जो भी मतलब पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड जो भी बॉडी होती है, उस पर जो अपवर्ड लगने वाला जो बॉयंट फोर्स होता है, उसके हटाए गए लिक्विड के, डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होता है, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का है। तो उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए अपन रिलेटिव डेंसिटी का एक और फॉर्मूला ट्राई करते हैं। तो देखो याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं किसी लिक्विड की, तो वो होगा वेट, मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर। उस सब्सटेंस का एयर में कितना वेट है, उसी सब्सटेंस का वाटर में कितना वेट है, तो आप क्या करो, डब्ल्यू ए अपॉन में डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू कर लो। डब्ल्यू डब्ल्यू वेट ऑफ द सब्सटेंस इन द वाटर है, डब्ल्यू ए वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर है, याद रखिएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हो किसी ऑयल की, कुछ लिक्विड की, अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज करोगे। कहाँ से आया अभी हमारे लिए वो जरूरी नहीं है, अपन डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि फॉर्मूला ये है कि डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू ओ अपॉन में डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू डब्ल्यू। याद रखिएगा डब्ल्यू ए अगेन वेट ऑफ द सब्सटेंस इन एयर, और डब्ल्यू ओ है वेट ऑफ द सब्सटेंस, है ना। याद रखिएगा वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस या वेट ऑफ द बॉडी इन ऑयल है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑयल, याद रखिएगा। और इसी तरीके से वेट ऑफ द सब्सटेंस इन वाटर, डब्ल्यू डब्ल्यू से मीनिंग। अब देखो बच्चों याद रखिएगा, जो बॉयंसी फोर्स होती है, बॉयंसी जो मतलब बॉयंट फोर्स जो होता है, वो भी क्या करता है, मतलब चेंज हो जाता है अगर वहां पर वो किसी नॉन इनिशियल फ्रेम में होता है, या फिर मतलब जब भी वो नॉन इनिशियल फ्रेम आएगा, मतलब अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज हो जाता है ना, तो उस केस में क्या होगा, बॉयंट फोर्स भी चेंज होगा। तो किस तरीके से, मतलब कहने का मतलब है कि वो जो मतलब जो कंटेनर है जिसमें फ्लूइड है, अगर आप उसको किसी लिफ्ट में ले जाओ और उस केस में अगर आप बॉयंट फोर्स को मेजर करने की कोशिश करो, तो उसमें भी वेरिएशन आएगा। तो किस तरीके से वेरिएशन आएगा, तो अपन ने जस्ट फॉर्मूला क्या देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था कि बॉयंट फोर्स का कि जो एफ बी होता है वो रो वी जी होता है ना। रो डेंसिटी है लिक्विड की, वी इनसाइड वॉल्यूम है, और जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। अब देखो होता क्या है, अगर देखो अगर हमारा कंटेनर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन में है, तब तो हमारा फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे कि रो वी जी, जो इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने फॉर्मूला देखा था ना, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कब, जब कंटेनर रेस्ट में या फिर यूनिफॉर्म मोशन में। लेकिन क्या हो, अगर वो क्या करे, एक्सीलरेट करे डाउनवर्ड्स,
नीचे की तरफ एक्सेलरेट करे, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करे, तो उस केस में क्या आएगा, तो देखो ध्यान रखिएगा उस केस में क्या, देखो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो चेंज आएगा ना वो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा बच्चा। क्योंकि जब कभी भी लिफ्ट जब डाउनवर्ड मूव करती है तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ जाती है, मतलब एक्सेलरेशन के साथ जा रही है ना, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आती है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट नॉन नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है, याद रखिएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिफ्ट, कोई कार, कोई बस, अगर वो एक्सिलरेटेड है, अगर वो एक्सिलरेट कर रही है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। और याद रखिएगा जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है तो वो एक अपोजिट फोर्स, जिसको सूडो फोर्स कहते हैं, वो एक्सपीरियंस करता है, और उसकी वजह से उसके एक्सिलरेशन में, नेट एक्सिलरेशन में क्या आता है, वेरिएशन आता है, जी में वेरिएशन आ जाता है। तो वेरिएशन किस तरीके से आएगा, अगर कंटेनर अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, जी नीचे की तरफ, ए ऊपर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम फॉर्मुला यूज करते हैं जी माइनस ए। वहीं अगर लिफ्ट अगर अपवर्ड मूव कर रही है तो हमारा फॉर्मुला बनेगा वी इन साइड रो एल, और चूंकि लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है, जैसे लिफ्ट अगर अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और जो जी तो वो नीचे है ही है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इस केस में हमारा फॉर्मुला बनेगा जी प्लस ए। और अगर बाय द चांस अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर फ्री फॉल हो जाए, लिफ्ट की जो केबल अगर ब्रेक डाउन हो जाए, तो उस केस में उसका ए जी के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में जो बॉयंट फोर्स होगा वो कितना होगा, जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा फ्री फॉल के केस में जो बॉयंट फोर्स होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों यहाँ पर, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब ये हुआ कि कौन सी ऑब्जेक्ट कोई कब वो मतलब कि सिंक कर जाएगा, कब वो फ्लोट करेगा, उसके बारे में बताता है। तो देखो फ्लोटेशन जो टॉपिक होता है ना वो अपन डेंसिटी से समझने की कोशिश करते हैं ना, डेंसिटी याद रखना, इसको डेंसिटी समझेंगे क्योंकि यहाँ पर दो डेंसिटी की बात की जाएगी। एक तो डेंसिटी होगी बच्चा उस मतलब एक तो डेंसिटी होगी फ्लूइड की डेंसिटी होगी, और एक डेंसिटी होगी उस सब्सटेंस की डेंसिटी होगी। ओके, देखो अगर उस बॉडी की जो डेंसिटी है, यानी कि जो रो बी है, अगर बॉडी की जो डेंसिटी है अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, यानी कि जो बॉडी आप लिक्विड में रख रहे हो अगर उस लिक्विड से ज्यादा बॉडी की डेंसिटी है, तो उस केस में होगा क्या, वो जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगी और बॉटम में पहुंच जाएगी लिक्विड के, ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर फिर वेट ज्यादा हो जाएगा। इस केस में होगा क्या, देखो वेट ज्यादा हो जाएगा, किसका वेट, उस बॉडी का वेट ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है ना कि देखो आफ्टर ऑल देखो हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की बात करते तो इस ब्लॉक पर देखो दो फोर्सेज लग रहे हैं। एक तो फोर्स लग रहा है, वेट लग रहा है, कितना लग रहा है, W इज इक्वल टू एम जी, मतलब क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। एम जी को आप कैसे लिख सकते हो, रो इंटू वी इंटू में जी। अब रो किसकी डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी है, और दूसरी तरफ बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, तो बॉइंट फोर्स हम जानते हैं कि रो वी जी, पर यहाँ पर जो रो होता है वो कौन सा होता है, ये लिक्विड का रो होता है। तो अब देखो अगर मैं कहता हूं कि रो बी, अगर मैं कहता हूं कि रो बी इज ग्रेटर देन रो एल, यानी कि डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो ऑब्वियसली यहाँ पर वेट जो होगा वो ज्यादा होगा बॉइंट फोर्स से, और ये जो बॉडी है वो डाउनवर्ड मूव करेगी और बॉटम में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वहीं अगर देखो केस क्या बन जाए, अगर दोनों की डेंसिटी सेम हो जाए तो बॉइंट फोर्स और जो वेट है दोनों इक्वल होंगे, इस केस में ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, और अगर इक्विलिब्रियम में कंसीडर आ जाएगी तो ना ही ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। इट मीन्स आप इसको जहां लिक्विड के अंदर जहां पर आप इसको रखोगे वो वहीं पर उसकी पोजिशन रहेगी, देयर विल बी नो चेंज। ओके, नेक्स्ट अगर वहां पर अपन बात करें, नेक्स्ट है इफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन लिक्विड, अगर लिक्विड से डेंसिटी कम हो जाती है बॉडी की तो उस केस में क्या होगा, बॉयंट फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, तो ये जो बॉल होगी वो अपवर्ड तेजी के साथ में क्या करेगी, अपवर्ड मूव करेगी, और ये अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी ना। ठीक है, तो याद रखेगा अगर बॉडी की डेंसिटी कम हो तो ऊपर की तरफ फ्लोट करेगी, सरफेस पर आ जाएगी। तो बॉडी कहाँ की ओर मूव करती है, कहाँ की ओर मूव करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है, और याद रखिए कब तक ऊपर की तरफ मूव करेगी, याद रखो। तो इस केस में क्या हो रहा है, बॉयंट फोर्स ज्यादा हो रहा है, वेट से ज्यादा हो रहा है, तो बॉयंट फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को अपवर्ड ले जाने की कोशिश करेगा, और अपवर्ड ले जाके कहां पे लेकर आएगा, सरफेस पे लेकर आएगा। अब देखो सरफेस पे लाकर क्या करेगा, ये क्या करेगा, इस बॉडी का कुछ पोर्शन को बाहर निकाल देगा। क्यों बाहर निकालेगा, क्योंकि ये लेकर आना चाह रहा है इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जा सकता है, तो देखो मैं वेट को तो मैं कम नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, बॉयंट फोर्स को कम करने की कोशिश करता हूं ताकि ये किसके इक्वल आ जाए, वेट के इक्वल आ जाए। तो बॉयंट फोर्स को कैसे कम किया जा सकता है, तो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला है रो वी जी। तो डेंसिटी तो मैं कम कर नहीं कर सकता, पर मैं जो इनसाइड जो वॉल्यूम है ना उसको कम कर सकता हूँ। तो अंदर उस बॉडी का वाटर में जो वॉल्यूम है ना उसको कम करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसको हम लिक्विड से बाहर निकाल देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं वो बॉडी अपने आप को उस लिक्विड से बाहर निकाल देती है, ताकि जो इनसाइड वाला वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो वॉल्यूम कम होने की वजह से वो जो बॉयंट फोर्स होता है वो बॉयंट फोर्स डिक्रीज हो जाता है, और जैसे बॉयंट फोर्स डिक्रीज होता है
तो वेट और वो बॉयंट फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इक्वल होकर यहाँ पर फोर्थ केस बनता है जो कि ये वाली, यानी कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाता है। तो याद रखिएगा जब कभी भी अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अगर कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट अगर सब्सटेंस अगर सरफेस पर अगर फ्लोट कर रहा है तो उस केस में कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा उस केस में बॉयंट फोर्स और वेट दोनों इक्वल होते हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ओके, याद रखिएगा, चाहे फिर वो पार्शियली हो, चाहे वो पार्शियली ही क्यों बार ना हो। नेक्स्ट देखो बच्चे यहाँ पर, तो ये हमारे पास में आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है। चलिए, तो अब देखो बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी हमारी सस्पेंडेड है, अगर हमारी कोई बॉडी सस्पेंडेड है किसी स्ट्रिंग के साथ, मतलब मैंने क्या किया कि किसी एक बॉडी को लिक्विड के अंदर रखा, और लिक्विड के अंदर रखने के बाद में उसको आपने क्या किया, किसी एक टेंशन एक स्ट्रिंग से उसको कनेक्ट किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस पर जो टेंशन है वो कितनी लगेगी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। तो अगर अपन यहाँ पे इसकी इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, कौन सा फोर्स लगेगा, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वेट लगेगा। तो वेट कितना हो जाएगा, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वॉल्यूम से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी से, तो इसका वेट आ गया। एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा, एक तो टेंशन फोर्स लग रहा होगा टी, और एक लगेगा बॉयंट फोर्स। तो बॉयंट फोर्स क्या होगा, लिक्विड की डेंसिटी, और लिक्विड अंदर जो इनसाइड जो वॉल्यूम सेम ही रहेगा क्योंकि इनसाइड है, और इसके बाद ना जी। तो यहाँ से इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन बनेगी देखो टी प्लस रो वी जी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सिग्मा वी जी। अगर मुझे टी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उधर ट्रांसफर करूंगा, जिससे क्या होगा, वी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा सिग्मा माइनस रो, और इंटू में आएगा जी। तो ये हमारे पास में टेंशन का फॉर्मूला बन के आ गया। तो देखो यहाँ पर मैंने टेंशन का फॉर्मूला बनाया, तो टेंशन इक्वल टू आ जाएगा वी रो सिग्मा माइनस रो इंटू में जी। ओके, अब देखो ध्यान रखो, अगर ये क्या है कि अगर हमारा कंटेनर किस में, रेस्ट में, तो हमारे लिए टेंशन हम डायरेक्ट सीधा सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि टेंशन इज इक्वल टू, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे पर वी सिग्मा माइनस रो और इंटू में जी। लेकिन क्या हो कि अगर वो जो कंटेनर है वो मूव करने लग जाए, किस तरीके से मूव करें, अगर वो अपवर्ड ए एक्सीलरेशन के साथ मूव करे तो अगेन वही नॉन इनिशियल वाला फ्रेम आ गया। तो अपवर्ड मूव करेगा तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा, तो उसका जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो इस वाली क्वांटिटी को हम सेम रखेंगे क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो वॉल्यूम को मैंने एज इट इज रखा, इस डेंसिटी को भी मैंने एज इट इज रखा, दोनों को, और चेंज जो लेकर आया मैंने इस एक्सीलरेशन में चेंज लेकर आया। एक्सीलरेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया ए एक्सीलरेशन के साथ क्योंकि नॉन इनिशियल फ्रेम सूडो फोर्स की वजह से। तो जब भी वर्टिकली अपवर्ड जाएगा तो एक्सीलरेशन ऐड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक है। चलिए, अब देखो अब इसके बाद में आता हमारे पास में केस आता है कि क्या हो अगर वो जो कंटेनर है वो ए एक्सीलरेशन के साथ हॉरिजॉन्टली मूव करे। तो अगर ये देखो ए एक्सीलरेशन के साथ अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, तो अगेन नॉन इनिशियल फ्रेम है, तो अगेन इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर सूडो फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये ब्लॉक यहाँ पर रेस्ट में रहने के बजाय बैकवर्ड मूव कर जाएगा, और ये कुछ थीटा एंगल फॉर्म करेगा वर्टिकल के साथ। तो अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, तो देखो टी वॉल्यूम वही रहेगा, डेंसिटी वही रहेगी, बस जो हमारे पास में जो नेट एक्सीलरेशन है ना उसमें चेंज आ जाएगा। तो नेट एक्सीलरेशन यहाँ पर कैसे निकालोगे, तो एक एक्सीलरेशन है जी डाउनवर्ड, एक एक्सीलरेशन होगा अपोजिट डायरेक्शन में ए, तो हमारे पास में टू एक्सीलरेशन आए, दोनों परपेंडिकुलर है। तो ऐसे में जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, नेट कैसे निकाल सकते हैं, तो अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, होता है ना कि टू वेक्टर परपेंडिकुलर, तो आप इसे रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। अब यहाँ पर हमसे एक चीज पूछी जा सकती है, टेन थीटा पूछा जा सकता है। तो देखो टेन थीटा निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो जी नीचे की तरफ है, ए इस तरफ है, तो यहाँ पर आप इसमें टेन थीटा लगाओगे तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यानी ए, और अपॉन में हॉरिजॉन्टल वाला यानी कि जी। तो टेन थीटा इक्वल टू ए अपॉन जी बन जाएगा, यहाँ से आप थीटा फाइंड कर सकते हो। अब देखो एक और टॉपिक आता है बच्चों, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, कि अगर हम बात करें कि किसी फ्लूइड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर उसके मतलब प्रेशर में वेरिएशन कितना आता है ये हमको पता करना। तो देखो ध्यान रखो, अगर विथ डेप्थ की बात करें, यानी अगर मैं कहता हूं कि ए कोई पॉइंट है जहां पर प्रेशर P1 है, बी कोई पॉइंट है जहां पर प्रेशर P2 है, तो याद रखेगा जो सेकंड पॉइंट है वहां पर जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, रो जी ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि बीच की डिस्टेंस अगर हाइट h है, तो किन्हीं भी देखो वर्टिकल किन्हीं भी टू पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो रो जी और उनके बीच की डिस्टेंस का आता है। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, याद रखना जो बॉटम वाला पॉइंट होगा यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर क्या होगा, ये वाला प्रेशर तो आ ही चुका है और एयर वाला प्रेशर ही है, जबकि यहाँ पर क्या है, प्रेशर कम है। जैसे इसको एक दूसरे एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, अगर मैं कहता हूँ कि कोई सरफेस होती है, मान लिया कि कोई सरफेस है, इस सरफेस पे यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं पी नोट से लिखता हूँ। अब मैं क्या जाता हूँ कि कुछ एच हाइट बॉटम में जाता हूँ, ये एच हाइट अपन बॉटम गए किसी लिक्विड के,
तो इस एच हाइट बॉटम में मैं प्रेशर निकालना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा जो यहाँ पर जो प्रेशर आएगा ना वो कितना आएगा, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन उससे और ज्यादा होगा। किसका ज्यादा होगा, ये जो ऊपर ये जो फ्लूइड है ना, इस फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगेगा, और वो जो प्रेशर होगा ना वो बच्चा होगा रो जी, और उसकी जो हाइट है जो डेप्थ है उतना प्रेशर लगेगा। तो कितना आ जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एस, यानी कि डेप्थ में जो प्रेशर वेरिएशन जो आया ना, कितना वेरिएशन आया, रो जी एच का वेरिएशन आएगा। अब देखो अगर मैं क्या कहता हूँ कि इस कंटेनर को मैं मोशन करवाता हूँ, तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर अपन अलग अलग पॉइंट लेकर चलते हैं। जैसे कि 2 पॉइंट लेकर चलते हैं। एक पॉइंट तो ये है जो वर्टिकली अबव है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और वाइल एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी है, ये हॉरिजॉन्टली सेम लेवल पर है, और जो ए और बी वो वर्टिकली, मतलब दोनों वर्टिकली है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों में प्रेशर डिफरेंस देखना, तो कैसे देखेंगे, देखो याद रखिएगा सेम लेवल पर मतलब क्या हो गया, देखो किसी भी लिक्विड के अंदर सेम लेवल पर जो प्रेशर रहता है वो हमेशा सेम रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि जो बी पॉइंट पर और जो सी पॉइंट पर जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, तो मैं लिखा पी बी इक्वल टू पी सी। लेकिन अगर डेप्थ, अगर मतलब हाइट का वेरिएशन, हाइट का चेंज है तो प्रेशर वेरिएशन आएगा। अभी जस्ट अपन एक फॉर्मूला देखा था कि अगर यहाँ पर एच हाइट का अगर डिफरेंस है वर्टिकल, तो उसके में प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू रो जी एच, क्योंकि पी बी प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर हम क्या करें, इस कंटेनर को अपन मूव कराना स्टार्ट करें, तो देखो मूव कैसे होगा, एक तो अगर वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाएं, तो देखो वर्टिकली अपवर्ड लेकर जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर पहले प्रेशर पी बी इक्वल टू पी सी था, तो अगेन जो पी बी इक्वल टू पी सी सेम ही रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कोई भी मोशन नहीं है। वर्टिकल मोशन के केस में इनके हॉरिजॉन्टल लेवल के प्रेशर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, तो पी बी और पी सी प्रेशर सेम रहेगा। लेकिन जो वर्टिकल जो पॉइंट है ना, वहां पर प्रेशर में वेरिएशन आ जाएगा बच्चों। ये जो ए पॉइंट और जो बी पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर वेरिएशन कितना था, तो प्रेशर वेरिएशन था बच्चों रो जी एच था। तो देखो हमको पता है कि भाई अगर वो वर्टिकल मोशन कर रहा है तो रो तो कांस्टेंट रहेगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट में भी कोई चेंज आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन में चेंज आता है। अब तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं ना, वर्टिकल एक्सीलरेशन, नॉन इनिशियल फ्रेम, अगर वो अपवर्ड मूव करेगा तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है, जस्ट ये जो जी है ना, इस जी के अंदर हमको चेंज करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, पी बी माइनस पी ए में वेरिएशन देखना है, तो रो एच टी रखा, तो एच को भी एच टी रखा, बस वो जो एक्सेलेरेशन था ना, उस एक्सेलेरेशन मैंने वेरिएशन किया जी प्लस ए का। ये कब है, जब वो अपवर्ड मूव कर रहा है। याद रखिएगा उल्टा होता है, अपवर्ड मूव करेगा तो एक्सेलेरेशन इंक्रीज हो जाएगा, डाउनवर्ड मूव करेगा तो डिक्रीज हो जाएगा। अगर वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लेवल में कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ए, अगर देखो अब वो क्या करेगा कि कंटेनर अगर ए एक्सेलेरेशन के साथ में मूव करने लग जाएगा, अगर हॉरिजॉन्टल मूव करने लग जाए तब क्या होगा, तो देखो ध्यान रखिएगा अगर वो ए एक्सेलेरेशन के साथ मूव कर रहा है तो अगेन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा। इस वजह से क्या होगा, देखो इस बार वर्टिकल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज नो वर्टिकल मोशन। तो इस केस में जो पीसी और पीबी का जो प्रेशर डिफरेंस जो पहले था, सॉरी एक मिनट, जो पीबी और पीए का जो पीबी और पीए का जो प्रेशर वेरिएशन था, जो अपन पढ़ते आ रहे पीबी और पीए का जो प्रेशर वेरिएशन है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि पहले रो जीएस था तो अभी भी रो जीएस रहेगा। वेरिएशन जो आएगा ना, इस बार हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर है उसमें वेरिएशन आएगा। तो जो पहले पीसी और पीबी जो सेम था, इस बार डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो जो वाटर लेवल है ना, वो देखो पीछे की तरफ इंक्रीज हो चुका है। अगर आप सी पॉइंट पे देखोगे तो सी पॉइंट पे जो लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है, बजाय कि बी पॉइंट पर। तो इस केस में अगर सी पर अगर ऊपर वाटर लेवल इंक्रीज हो गया तो इट मीन वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो सी पर प्रेशर ज्यादा होगा, बी पर प्रेशर कम होगा, सूडो फोर्स के कारण, क्योंकि लिक्विड पीछे की तरफ मूव कर जाता है। तो इस केस में अब जो पीसी और पीबी में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, ये याद रखिएगा, रो इंटू एल इंटू ए आएगा। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। एल यहाँ पर बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है, जिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन आप कंटेनर मूव कर रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है कि अगर हमारे पास में जब कंटेनर जब मूव कर रहा है तो उसका देखो वाटर लेवल जो है ना वो कुछ चेंज हुआ, वो थोड़ा सा कुछ ऐसा ऑब्लिकली हो गया, मतलब इंक्लाइन हो गया। तो ऐसा हमसे ये पूछा जाता है कि बताओ इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनेगा, ये कितने एंगल के साथ में इंक्लाइन हो जाएगा वाटर लेवल। तो इसका फॉर्मूला हमको याद रखिएगा बच्चों का कि टेन थीटा जो होता है वो ए अपॉन जी होता है ना, याद रखिएगा ए अपॉन जी के फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं सीधा सीधा। अब इसके बाद में एक लास्ट फॉर्मूला है कि इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट फ्लूइड्स इन यू ट्यूब, मतलब ये वाला यू ट्यूब नहीं है, यू शेप्ड ट्यूब की बात की जा रही है। तो अगर हमारे पास में कोई यू शेप्ड ट्यूब है जिसके अंदर कोई हम टू डिफरेंट फ्लूइड ले रखे हैं, देखो जहां पर एक फ्लूइड तो ये रहा, ये ग्रीन कलर में, ये एक तो फ्लूइड ये है। तो इस फ्लूइड की देखो हमको डेंसिटी दे रखी है, अच्छा
रो वन दे रखी है, इसकी जो हाइट है वो H1 है, और यहाँ पर जो प्रेशर है P1 प्रेशर है यहाँ पे बॉटम पे, और इसी तरफ यहाँ पर एक दूसरा फ्लूइड है व्हाइट कलर में दिखा रखा है। तो और यहाँ पे एक लेवल लेकर चल रहे हैं अपन, ये वाला लेवल। तो देखो दोनों लेवल, तो ये जो लेवल हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा, यानी कि जो P1 और जो P2 वो दोनों इक्वल रहेगा। तो मैंने यहाँ पे P1 P2 को इक्वल करेंगे अपन, P1 इक्वल टू P2। अब P1 अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो P1 के ऊपर देखो कितना लिक्विड है, तो रो जी एच हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया रो जी H1 लिख दिया। और P2 पे कितना होगा, रो टू जी और H2 हो जाएगा। जी से जी कैंसिल आउट कर सकते हो, कि यहाँ पे देखो ना रो टू है H2 है, तो कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे रो टू H2 जी है ना, तो यहाँ से आप रो वन H1 इक्वल टू रो टू H2 आप कर सकते हो। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास में फ्लूइड स्टैटिक्स हो गया। अब इसके बाद बच्चों फ्लूइड डायनेमिक्स भी आता है, तो इस फ्लूइड डायनेमिक्स वाला टॉपिक तो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे। तो आज के पार्ट के अंदर अपन ने काफी सारे जो मतलब फ्लूइड स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कवर कर लिया। ओके, अब रही बात है इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ में आपको वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मतलब एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस पर आप क्लिक करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और देखो इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कुछ मतलब कुछ डाउट आया है, कोई टॉपिक कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया है, तो आप बिल्कुल आप कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर, और साथ में ये भी बता सकते हो कि आप आगे और किस टॉपिक पर आपको लेक्चर की जरूरत है, वीडियो की जरूरत है, तो आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि अपन नेक्स्ट लेक्चर में उसको भी अपन कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।